अनडेड अनलग एपिसोड नंबर 21। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब एंडी और फूको एनो से मिलने के लिए जाते हैं तब यूएमए ऑटम आकर एंडी और फूको पर हमला कर देता है। फूको और एंडी यूएमए ऑटम के सामने ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए एनो अपना हाथ काट देती है और अपने ब्रश से एंडी का हाथ बनाकर एंडी की पावर को यूज करती है। आगे एनो एंडी और फूको को बचाकर अपने घर पर लेकर जाती है। इसके बाद एनो जूइस से बात करके एंडी और फूको को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाती है। ट्रेन करने से पहले एंडी अपने पास्ट को जानने के लिए कहता है। इसके बाद एनो अपने ब्रश से यूएमए ऑटम का हाथ बनाती है और उससे एंडी को घायल कर देती है, जिससे एंडी की बॉडी से एक बहुत मोटी किताब निकलती है जिसमें एंडी का पास्ट लिखा होता है। अब बात करते हैं इस एपिसोड की। एंडी की बॉडी से निकली हुई किताब को देखकर फूको बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और एनो से कहती है कि आखिर एंडी की किताब इतनी मोटी क्यों है। एनो बताती है कि इस बुक का मोस्टली पार्ट विक्टर के लाइफ के बारे में है। इस तरह एंडी ने अपनी जिंदगी बिताई है। फूको सोचने लगती है कि आखिर इतनी मोटी बुक को वो कैसे पढ़ेगी। तभी एनो अपनी बॉडी से एक बीम को शूट करती है जो जाकर फूको को लग जाती है। इससे फूको की बॉडी और सोल दोनों ही अलग हो जाते हैं। एनो बताती है कि उसके पास एक आर्टिफैक्ट है, इसका नाम सोल कैलिवर है। इसका यूज करके वो लोगों की बॉडी से उनकी सोल को अलग कर सकती है और उन्हें एक ऑब्जेक्ट में सील कर सकती है। ऐसा बोलकर एनो अपने हाथों को फूको की तरफ करती है, जिससे फूको की सोल एनो के हाथ में जाकर एक बॉल में बदल जाती है। एनो कहती है जब तुम एंडी के पास्ट के बारे में जान जाओगी तो तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओगे। इसके अलावा एंडी भी खुद के पास्ट को री एग्जामिन कर पाएगा कि आखिर उसका जन्म क्यों हुआ है। ऐसा बोलकर एनो फूको को एंडी की बुक के अंदर कैद कर देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि फूको एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। तभी घोड़े पर बैठा एक इंसान फूको को देखकर अपनी गन निकाल लेता है। वो आदमी बच्चों को किडनैप करने का काम करता है। वो सोचता है कि फूको भी उसके किडनैप किए हुए बच्चों में से एक है और गलती से भाग निकली है। फूको उसे समझाने का ट्राई करती है पर उस आदमी को फूको की भाषा समझ नहीं आती क्योंकि वो इंसान इंग्लिश बोल रहा होता है और फूको जापानीज बोलती है और उसकी किसी वजह से यूनियन का ट्रांसलेटर टूल भी काम नहीं कर रहा होता है। आगे वो इंसान फूको पर गोली चलाता है पर तभी एंडी आकर फूको को बचा लेता है। एंडी भी फूको को किडनैप हुए बच्चों का हिस्सा समझ लेता है। हमें बताया जाता है कि एंडी एक टीम में काम कर रहा होता है। एंडी की टीम में एंडी के अलावा जॉस, रेड और सैंडर्स नाम के 3 लोग और होते हैं। फूको एंडी को देखते ही खुश हो जाती है पर एंडी फूको को पहचान नहीं पाता। एंडी की टीममेट जॉस एंडी को बताती है कि ये लड़की किडनैप हुए बच्चों के साथ नहीं है। हम देखते हैं कि एंडी और जॉस दोनों लोग जापानीज ही बोल रहे होते हैं। ये देखकर फूको कंफ्यूज हो जाती है। आगे जॉस फूको को हवा में उठा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। एंडी जॉस को फूको को छोड़ने के लिए कहता है पर जॉस गलती से फूको के बालों को टच कर लेती है, जिस पर फूको कहती है तुम्हें मेरे बालों को टच नहीं करना चाहिए था, अब तुम पर मेरा अनलग गिरेगा। तभी एक वर्ड आकर जॉस के सर पर हक देती है। इससे जॉस और ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जॉस फूको से कहती है आखिर तुम्हें ये कैसे पता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फूको सोचती है कि अगर मैंने इन लोगों के डाउट को क्लियर नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सोचकर फूको उन सभी को एंडी की बॉडी पर बने हुए टैटूज के बारे में बताती है। फूको बताती है कि एंडी के लेफ्ट शोल्डर पर डेड एंड और लेफ्ट चेस्ट पर 1865 का टैटू बना हुआ है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फूको की बात सुनकर एंडी कहता है चलो खाते हुए बात करते हैं। इसके बाद सभी लोग खाने के लिए चले जाते हैं। एंडी ने जिस आदमी को मारा था उसके साथ ही सभी लोगों को दूर से देख रहे होते हैं। अगली सीन में एंडी सभी किडनैप हुए बच्चों को लेकर गांव में चला जाता है और उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को लौटा देता है। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और एंडी से कुछ भी मांगने के लिए कहते हैं पर एंडी केवल गांव वालों से उन्हें खाना खिलाने के लिए कहता है। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जॉस फूको को बताती है कि एंडी ने ही सभी को जापानीज सिखाई है। हमें वहाँ पर सैंडर्स और रेड भी साथ में दिखाए जाते हैं। फूको एंडी से पूछती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंडी बताता है कि यहाँ पर अभी सिविल वॉर खत्म हुई है, उसकी वजह से लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। हम बस दूसरों की हेल्प करते हैं और उसके बदले में जो भी मिलता
मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं। आगे जोस बताती है कि एंडी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए एंडी यहाँ से वहाँ भटकता रहता है कि कोई मिल जाए जो उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो। इसी जर्नी में एंडी ने जोस, सैंडर्स और रेड को भी बचाया था। तब से ये तीनों लोग एंडी के साथ में हैं। आगे एंडी फूको से पूछता है कि तुम्हें मेरे टैटूज के बारे में कैसे पता है। इस पर फूको कहती है कि तुम फ्यूचर में हमेशा ही नंगे घूमते रहते हो। ये सुनकर एंडी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। फूको कहती है कि तुम कई हजार सालों से जिंदा हो सकता है इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो। फ्यूचर में तुम एक तलवार से लड़ते हो, इसके अलावा तुम अपनी उंगलियों को शूट कर सकते हो, तुम्हारी पावर अनडेड है। फूको की बात सुनकर जॉस हंसने लगती है और कहती है माना कि कैप्टन के घाव जल्दी भरते हैं, पर हमारे कैप्टन इमॉर्टल नहीं हो सकते। ये क्या फालतू बकवास कर रही हो। इस पर फूको को एहसास होता है कि अभी तक एंडी को अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता है। आगे फूको कहती है मैं तुमसे अभी जो भी कहूंगी तुम्हें उस पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ट्रस्ट जीतूंगी, खुद को ट्रेन भी कर लूंगी और मैं तुम्हारे बारे में भी और ज्यादा जान पाऊंगी। फूको की बात सुनकर एंडी अपनी गन से सभी गोलियां निकाल लेता है और केवल एक गोली रख लेता है। इसके बाद एंडी अपनी गन को फूको को देता है और कहता है कि इस गन से तुम अपने आप को शूट करो, अगर तुम जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद फूको भी बड़ी ही हिम्मत करके गन को उठाती है और खुद को शूट करती है, पर फूको बच जाती है। इसके बाद भी फूको खुद को 3 से 4 बार और शूट करती है, पर कुछ भी नहीं होता है। आगे हमें पता चलता है कि एंडी ने आखिरी गोली भी निकाल ली थी, जिससे गन पूरी खाली थी। फूको एंडी से कहती है मैं जिस एंडी को जानती हूँ वो कभी भी किसी भी नॉन फाइटर से खुद को शूट करने को नहीं बोलेगा, तुम अभी भी मेरे वाले एंडी ही हो। हम देखते हैं कि एंडी के माथे पर लगे हुए कार्ड से खून बहने लगता है। जोस और फूको आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी बच्चों को किडनैप करने वाली गैंग के लोग आ जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। जोस फूको को बचा लेती है, पर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। हमें बताया जाता है कि जिस लेडी ने एंडी और उसकी टीम को खाने को और दारू पीने को दी थी वो इन गुंडों के साथ मिली हुई थी। लेडी ने गुंडों के साथ डील की हुई थी कि अगर वो एंडी की टीम को बिजी रखेंगे तो गुंडे बच्चों को किडनैप नहीं करेंगे। इसके बाद एंडी उन गुंडों के पीछे जाकर उन सभी को मार देता है। फूको सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि एंडी को जानने का मतलब यह है कि उसने अपने कितने दोस्तों को मरते हुए देखा है। उसके इस दुख को समझना कितना मुश्किल होगा। एंडी भी सोचता है कि अब मुझे पता है कि मैं मर नहीं सकता हूँ, इसका मतलब मुझे अब अपने दर्द की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंडी को ऐसा देखकर फूको रोने लगती है और कहती है मैं एंडी के साथ हुई हर एक घटना को खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इसके बाद एंडी, रेड, जॉस और सैंडर्स तीनों लोगों के लिए कवर रेडी कर देता है। तभी वहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है। लेडी अपने किए के लिए एंडी से माफी मांगती है और कहती है कि तुम मुझे जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। एंडी गुस्से में उसके पास जाता है। फूको एंडी को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकता। एंडी उनसे कहता है तुम्हारे लिए यही सजा है कि हर साल इसी दिन तुम इन तीनों की कब्र पर दारू चढ़ाओगी और एक बार भी उसे स्किप नहीं करोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तीनों लोग हमेशा खुश रहेंगे। ऐसा बोलकर एंडी और फूको वहां से चले जाते हैं। रास्ते में फूको एंडी से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा दयालु हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो लेडी हमेशा खुद को ही दोषी ही मानती। इस पर एंडी कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस उसे जिंदगी भर तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। इसके बाद एंडी और फूको साथ में ट्रेवल करने लगते हैं। ट्रेवल करते करते उन्हें बहुत टाइम बीत जाता है। इन बीच दोनों लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, पर एंडी खुद कभी भी नहीं मुस्कुराता है और ना ही कभी अपने पास्ट के बारे में कुछ भी बोलता है। ये चीज फूको को हमेशा ही परेशान करती है। एक दिन फूको अपने नए टीममेट्स को अपनी पावर्स भी दिखा देती है, पर एंडी फूको से ऐसा करने के लिए मना करता है। एंडी अचानक से फूको से पूछता है तुम्हारे लिए मरना क्या है? जब तक इंसान मरता नहीं है तब तक वो खुद को चैलेंज करता है और खुद चेंज भी होता है। जब तक इंसान ये सब कर सकता है मेरे हिसाब से इंसान तब तक जिंदा रहता है। इस पर फूको बताती है ये सच नहीं है। जब लोग आपको याद करना छोड़ देते हैं
आप तब मर जाते हो। मेरी पावर्स की वजह से मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई थी, पर ये असली मौत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें रोज याद करती हूँ। वो मुझे डेली कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। इसके अलावा अगर मैं जीती रही तो एक दिन कुछ बहुत ही अच्छा जरूर होगा। भले ही ये मेरी सोच हो, पर मेरे पेरेंट्स मेरे अभी भी बहुत हेल्प करते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से वो लोग मरे नहीं हैं। फूको की बात सुनकर एंडी के माथे पर लगे हुए कार्ड से फिर से खून बहने लगता है। फूको आगे कहती है, मेरे हिसाब से जोश और बाकी सब भी मरे नहीं है, वो सब तुम्हारे अंदर जिंदा है। फूको की बात सुनकर एंडी मुस्कुराने लगता है। ये देखकर फूको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एंडी फूको को बताता है कि 15 अप्रैल 1865 वॉशिंगटन डीसी, यही मेरी सबसे पुरानी मेमोरी है। अब मैंने तुम्हें ये बता दिया है तो तुम अब वहाँ पर जाओगी, है ना? ये सुनकर फूको चौंक जाती है। एंडी आगे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक मैं लोगों को नहीं बोलता हूँ तब तक मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसा बोलकर एंडी फूको को किस करने की कोशिश करता है, पर फूको एंडी को मना कर देती है और उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम अभी वो नहीं हो। खुद को अपने प्यार का इजहार करते हुए देखकर फूको चौंक जाती है, क्योंकि फूको को अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं होता। आगे फूको वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त फूको एंडी से कहती है, अभी से 144 साल बाद 1 अगस्त 2020 को हम लोग शिंजुकू स्टेशन पर फिर मिलेंगे। तुम मुझे उस दिन रोक लेना, मैं तुम्हें जरूर किस करूंगी। फूको की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। ऐसा बोलकर फूको वहाँ से गायब हो जाती है। एंडी भी फूको की बात याद करके खुश हो जाता है। अगले सीन में फूको 15 अप्रैल 1865 वॉशिंगटन डीसी में पहुंच जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।